बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम कुछ भी नहीं नया पढ़ेंगे, बल्कि जो कुछ हमने पढ़ा है अभी तक, यानी पेस्टिसाइड्स के बारे में, उनको हम आज के इस सबक में रिवाइज करेंगे ताकि सारी बातें एक साथ हमारे जहन में आ जाएं। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज करना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछला सबक जो पढ़ा था हमारे लिए ज़रूरी है कि उसका होमवर्क कर लें ताकि हमें लगे कि हमने कितना किया है। सबसे पहले अल्फाज मानी लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है बैंगल, चूड़ी, डायमंड, हीरा, ईयरिंग, कान की बाली, गोल्ड, सोना, गोल्ड चैन, सोने का हार, लिपस्टिक, लिपस्टिक, मस्कारा, काजल, नेल पॉलिश, नाखून पॉलिश, नेकलेस, हार, नोज रिंग, नथुनी। आगे चलते हैं। मोती, पर्ल, इत्र, परफ्यूम, अंगूठी, रिंग, खुशबू, सेंट, चांदी, सिल्वर। तो ये हमारे अल्फाज मानी थे। अब आगे चलते हैं और अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है रिस्क, 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 खतरा मोल लेना, रूल, 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 हुकूमत करना, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान करना, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, राजी करना, स्केटर, स्केटर्ड, स्केटर्ड, बिखेरना, सीट, सीटेड, सीटेड, बैठना, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, बांटना, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड, खरीदारी करना, सिप, सिप्ड, सिप्ड, चुस्की लेना, स्माइल, 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 मुस्कुराना। आगे चलते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। Why is this happening to me? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why? What happened? क्यों? क्या हुआ? You are much worse than before. आपकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब है। You are right. तुम सही हो। You can't do me any harm. तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे चलते हैं और अब हम उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। आपने मुझे 5 मिनट इंतजार करवाया। You kept me waiting for 5 minutes. आप जा सकते हैं। You may go. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself. तुम्हारी नाक बह रही है। Your nose is running. तुम हद से ज्यादा जोर से बोलते हो। You speak too loudly. अब आगे चलते हैं और ग्रामर का हम हिस्सा लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है The dinner will have been cooked. तुम कहेंगे रात का खाना पकाया जा चुका होगा। हमारा अगला जुमला है My clothes will not have been ironed. तुम कहेंगे मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए होंगे, या मेरे कपड़ों की इस्त्री नहीं की जा चुकी होगी। ओके। हमारा अगला जुमला है Will his house have been built by 2022? तुम कहेंगे क्या उसके घर को 2020 तक तामीर किया जा चुका होगा, या आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में क्या इसका घर 2022 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला जुमला है योर न्यू मोबाइल विल हैव बीन रिसीव्ड फॉर रिपेयर। तुम कहेंगे आपका नया मोबाइल मरम्मत के लिए मौसूल हो जाएगा या मौसूल हो चुका होगा, यानी काम पूरा हो जाएगा पहुंचने का या रिसीव करने का। हमारा अगला जुमला है वाई विल ऑल द प्लांट्स नॉट हैव बीन वाटर्ड टिल नेक्स्ट वीक। तुम कहेंगे अगले हफ्ते तक तमाम पौधों को पानी क्यों नहीं दे दिया जा चुका होगा। तो हमारे
इंग्लिश से उर्दू के जुमले थे, अब आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं उर्दू से। पहला हमारा जुमला है, इतवार तक ये काम पूरा किया जा चुका होगा। हम कहेंगे दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय संडे। अगला जुमला है, क्या अगले महीने तक मेरा सामान पहुंचाया जा चुका होगा। तो हम कहेंगे विल माई पैकेज या माई आइटम या माई लगेज हैव बीन डिलीवर्ड बाय नेक्स्ट मंथ। अगला जुमला है, तुम्हारा होमवर्क कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा। तो हम कहेंगे वाई विल योर होमवर्क नॉट हैव बीन डन बाय टुमारो, या आप कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है, कल इस वक्त तक सारा असाइनमेंट जमा किए जा चुके होंगे। तो हम कहेंगे ऑल असाइनमेंट्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय दिस टाइम टुमारो। हमारा जुमला है, परसों इस वक्त तक उम्रा किया जा चुका होगा। तो हम कहेंगे उम्रा विल हैव बीन परफॉर्म्ड बाय दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो। तो हमारे जुमले हुए उर्दू से इंग्लिश। अब आगे चलते हैं और हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है, दे विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय 2 PM। तो हम कहेंगे दिस टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय 2 PM। हमारा अगला जुमला है, विल योर नेबर हैव वॉश्ड द रूम। तो हम कहेंगे विल द रूम हैव बीन वॉश्ड बाय योर नेबर। हमारा अगला जुमला है, द बिल्डर विल नॉट हैव सोल्ड माई हाउस टिल नेक्स्ट मंथ। तो हम कहेंगे माई हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय द बिल्डर बाय नेक्स्ट मंथ, या टिल नेक्स्ट मंथ। हमारा अगला जुमला है, वाई विल रुकैया नॉट हैव रिटन द एप्लीकेशन। तो हम कहेंगे वाई विल द एप्लीकेशन नॉट हैव बीन रिटन बाय रुकैया। हमारा अगला जुमला है, आवर कंपनी विल हैव गिफ्टेड अ कार टू द बॉस। तो हम कहेंगे अ कार विल हैव बीन गिफ्टेड टू द बॉस बाय आवर कंपनी। यहाँ पर चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो कार है एक तो बॉस है, ठीक है। आप बॉस को भी ला सकते हैं, पहले आप कह सकते हैं बॉस विल हैव बीन गिफ्टेड अ कार, ओके, या अ कार विल हैव बीन गिफ्टेड टू द बॉस, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगला जुमला है, द प्रिंसिपल विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टिल अक्टूबर। तो हम कहेंगे दिस चैप्टर विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय द प्रिंसिपल बाय अक्टूबर, या टिल अक्टूबर। तो हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदला और यही जुमले सही होंगे। अगर इसके अलावा आपने कुछ किया है तो इसका मतलब ये कि आपसे समझने में कहीं दिक्कत हुई है। पैटर्न नहीं होगा, अलबत्ता आपको हो सकता है इधर उधर अदर वर्ड्स को इधर उधर कर दे, लेकिन पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ आप अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे ना, कोई तर्जुमा तो है ही नहीं कि अलग अलग हो। तो कुल मिलाकर के यही आपका सही आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। और ये हम इसमें रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 30 से लेकर के लेसन नंबर 38 तक, जो कि पैसिव वॉइस के बारे में है। तो लेसन नंबर 30 में हमने जो बात की थी वो स्टोरी ऑफ टेंस की थी, पैसिव वॉइस की, ठीक है। नहीं, पैसिव वॉइस के बारे में हमने गुफ्तगू की थी और मैंने बताया था पैसिव वॉइस के बारे में कि इसकी तारीफ क्या है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, उन जुमलों कहते हैं जिनमें करने वाले का पता ना हो, ठीक है। कौन करने वाला है इसका पता ना हो, अगर पता भी हो तो हम उसको जाहिर नहीं करते हैं, इस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अलबत्ता कभी कभी आपको दिखेगा या बहुत जगहों पर कि वहाँ पर जाहिर भी कर दिया जाता है, लेकिन इसकी तारीफ यही है कि हम इसके फाइल को ना बतलाना चाह रहे हो या इसके फाइल का पता ना हो। दूसरी चीज़, पैसिव वॉइस ही फेल मुताद्दी की बनती है। फेल मुताद्दी को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका मतलब ये, फेल मुताद्दी का मतलब उन अफ़ाल को कहते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, ऑब्जेक्ट के बगैर वो अपना मारा पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि खाना पीना मारना लाना, ठीक है। अगर आप कहें मैंने खाया, तो यहाँ पर आपका माना पूरा नहीं हो पा रहा है, राइट। क्या खाया, ठीक है, मैंने आम खाया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तब जा करके आपका माना पूरा हो रहा है, तो उनको फेल मुताद्दी कहते हैं। तो फेल मुताद्दी किसकी आती है, तो पैसिव वॉइस किसकी बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब की जो है पैसिव वॉइस बनती है। कायदा नंबर 3 क्या है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो गोया कि 3 ये हो गए, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 3 तरह के ऐसे जुमले हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नंबर 4, पैसिव वॉइस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी शक्लें हो, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, सब में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के आपके सामने खाका आएगा। गोया की हाल यानी प्रेजेंट की 3 किस्में बनेंगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। माजी कितनी बनेंगी? माजी की इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यू। मुस्तकबिल की कितनी बनेंगी? इंडेफिनिट एंड परफेक्ट। चूंकि कंटिन्यूअस नहीं आती इसलिए हम नहीं बनाएंगे। और फिर इनमें से हर एक की कुल 4 किस्में बनेंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी जुमला होगा इन तीनों का कुल मिला करके यही बनेगा। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। और आप जानते हैं कि ये जो किस्म है ये खाके के एतबार से जो स्ट्रक्चर आपके सामने खुल कर आएगा उसके एतबार से, यानी जो हम माना निकल कर आएगा माने के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से, तो ये खाका होगा आपके सामने कि जितने भी पैसिवाइज बनेंगे इनका खाका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में होगा। क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद डूअर या बाई के साथ आप डूअर लगाएंगे और डूअर के ऑब्जेक्टिव केस को लगाएंगे। अगर आपका जुमला नेगेटिव में यानी नफी पाई गई उसमें, तो कैसे कहेंगे आप? सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। और यहाँ पर ध्यान देना कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा पर मुश्तमिल होता है, तो पहले वाले हिस्से के बाद आप जो है नॉट को लाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मुतलक तौर पर स्ट्रक्चर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर। अगर सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाई के साथ आप डूअर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आप जो है दीगर वर्ड्स को कभी कभी डूअर के बाद लाएंगे अगर आप लाना चाह रहे हैं तो, और इसके ऑब्जेक्टिव केस को आप लिखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर, और आप डूअर के ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो ये आपका पूरा मिलाकर के क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, जितने भी आप इसमें पढ़ेंगे अभी आपके सामने यही स्ट्रक्चर खुलकर आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेसन नंबर 31 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में था, इसके बारे में हमने पढ़ा। लेसन नंबर 31 में पैसिव वॉइस को लेकर के मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हो, ता हूं वगैरह आए तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं नंबर 1 आम आदत को बतलाने के लिए, नंबर 2 हकीकत को बतलाने के लिए, नंबर 3 ताज्जुब वाले जुमले खास करके उसमें हियर या देयर वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको बतलाने के लिए, नंबर 4 ऐसा काम जो रोजाना होता हो और उसमें वक्त मुतय्यन हो तो उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अक़वाल में भी अक्सर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही जुमले मिलेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कितनी किस्में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुल 4 किस्में होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये जो किस्में हैं ये खाके के एतबार से या मानी के एतबार से। अगर हम इनके खाकों को देखें तो पैसिव वॉइस में इनका खाका क्या बनेगा? सबसे पहले हम अगर बात करें अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिसमें नफी या सवाल ना किया गया हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम में से कोई एक आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर आप डोर को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का है जिसमें नफी हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम कोई एक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर डूअर को भी ला सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सवालिया जुमला है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड, उसके बाद आप डूअर को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और अगर डूअर है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये मिलाकर के किसका खाका है? ये खाका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों का ये खाका है। तो इन्हीं पैटर्न पर आपके जुमले बनेंगे, आप जुमले बोलेंगे तो यही पैटर्न आपके सामने खुलकर आएगा। आगे हमने पढ़ा लेसन नंबर 32 जो कि है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, और इसके पैसिव वॉइस को हमने तफसील के साथ पढ़ा और मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट उन जुमलों कहा जाता है जिनमें गया, खाया, सोया। तो यहाँ पर गया, खाया, सोया, तो यहाँ पर गया हो सकता है कि ये पैसिव वॉइस ना बने, इसी तरह से सोया भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि हम मुतलक तौर पर जो है पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ये मिसाल दे दी है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस पहले मुताद्दी ही की बनेगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब की बनेगी जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है।
इसी तरह से इसकी एक निशानी और भी है, जैसे कि गया था, खाया था, सोया था। इसकी एक निशानी और भी है, जाता था, खाता था, सोता था, वगैरह वगैरह। तो ये अलामत है किसकी? पास्ट एंड डेफिनिट की। पास्ट एंड डेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पास्ट एंड डेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं माजी में कोई काम आपने किया था उसको बताने के लिए। इसी तरह से आपकी कोई आदत थी जिसको आप माजी में क्या करते थे उसको बताने के लिए भी आप पास्ट एंड डेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट एंड डेफिनिट की कुल कितनी किस्में हैं? इस पास्ट एंड डेफिनिट की कुल 4 किस्में हैं। पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट एंड डेफिनिट नेगेटिव, पास्ट एंड डेफिनिट इंट्रोगेटिव, पास्ट एंड डेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चारों किस्में हैं, मानी के एतबार से है या स्ट्रक्चर के एतबार से। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है। ठीक है, वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा और आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे, और वर्ड का इस्तेमाल प्लूरल के साथ है, लेकिन यू सिंगुलर के साथ भी आप वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर है, अगर आपका जो जुमला है पास्ट वाला वो अफर्मेटिव है, यानी सवाल नहीं किया गया और नफी नहीं है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर्ड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप डूअर को भी ला सकते हैं। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट उसमें नफी है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसमें वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप डूअर को लाकर रख देंगे। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट सवालिया है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद आप डूअर को लाकर यहाँ पर रख देंगे। अगर आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट वाला इसमें सवाल भी किया गया है, उसमें नफी भी है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स लाएंगे और यहाँ पर आप डूअर को भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कोई जुमला उर्दू का लफ्ज़ क्या से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड को नहीं आएगा, डायरेक्टली हम अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब वाज वाज सब्जेक्ट नॉट, नॉट यहाँ पर क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। तो जितने भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले जुमले होंगे आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले, लेकिन जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब को और नॉट को आप शॉर्ट में इस्तेमाल करें, जैसे wasn't या weren't, तब आप ला सकते हैं, वरना आपको सब्जेक्ट के बाद ही लाना है, जैसा कि मैंने आपको एक्टिव वॉइस में अच्छे से बताया। आगे हमने पढ़ा अपना लेसन नंबर 33 जो कि था फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, और इसके पैसिव वॉइस को हमने तफसील से पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें जैसे कि जाएगा, खाएगा वगैरह आएगा, गी वगैरह है, जैसे जाएगा, खाएगा, लाएंगे, सोएंगे, पीऊंगा वगैरह वगैरह, तो इन जुमलों को हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे काम के लिए कि जो मुस्तकबिल में होगा और हमारा कोई इख्तियार ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये होकर रहेगा, जैसे कल सुबह होगी। ठीक है, इसी तरह से ऐसा काम जिसके बारे में सोचते हैं कि मुस्तकबिल में होगा, यानी आप सोच रहे हैं कि जैसे कल बारिश होगी, इस तरह की जो भी बातें हैं। ठीक है, इसी तरह से बात करते वक्त जब आप कोई फैसला लेते हैं कि आप ये काम करेंगे, ठीक है, आप ये काम करेंगे, तो आप उस वक्त भी फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का कि अगर हम किस्मों की बात करें तो उसकी कुल 4 किस्में: फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 किस्में किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। विल बी का इस्तेमाल ये ज्यादातर आम है और शैल बी का इस्तेमाल भी हो जाता है, लेकिन शैल बी का इस्तेमाल ये आई और वी के साथ खास है। इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। आगे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला अफर्मेटिव है, यानी सवाल नहीं किया गया और नफी नहीं है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी है या शैल बी मान लें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर आपका जुमला नेगेटिव में है यानी फ्यूचर वाला, उसमें नफी आ गई, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, फिर बी, यानी जो 2 हिस्से थे विल बी, इनके दरमियान आप नॉट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप डोर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सवाल है उसमें, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका जो जुमला है फ्यूचर इंडेफिनिट का उसमें सवाल भी किया गया, नफी भी है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि सिर्फ विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप डूअर को ला सकते हैं अगर वहां पर जरूरी हुआ तो लाना।
तो ये सारी बातें हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर के, इसी चारों किस्मों को लेकर के, इनके स्ट्रक्चर को लेकर के। आगे हमने पढ़ा लेसन नंबर 34 जो कि था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, और इसके पैसिव वॉइस के बारे में हमने तफसील से पढ़ाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन जुमलों का आ जाता है जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रही है वगैरह है। इनका इस्तेमाल कब करते हैं? इनका इस्तेमाल हम करते हैं बात करते वक्त, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या काम हो रहा हो तो उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई आर्जी काम बता रहे हो, आपने कोई आप काम कर रहे थे और आपसे पूछ लिया गया आज आजकल क्या कर रहे हो, तो हाँ मैं ये कर रहा हूँ। उस वक्त आप नहीं कर रहे थे लेकिन आप वो काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, आजकल कोई नावल है वो पढ़ रहे हैं, तो कोई पूछे आजकल क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे नावल पढ़ रहा हूँ। उस वक्त आप नहीं पढ़ रहे थे लेकिन आप पढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बयान करेंगे। इसी तरह से मुस्तकबिल करीब में, यानी कुछ देर बाद या एक दो दिन बाद आप जो है कोई काम करने वाले हैं, उसको भी बताने के लिए हम कंटिन्यूअस का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 4 किस्में हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इज बीइंग का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर बीइंग का इस्तेमाल प्लूरल के साथ। इसी तरह से जो है यू सिंगुलर के साथ भी आप आर इस्तेमाल करेंगे, एम का इस्तेमाल ये आई के साथ खास है। और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके इस चारों स्ट्रक्चर को देखें तो आपके सामने है, अगर आपका जुमला लफ्ज़े नहीं से या लफ्ज़े क्या से यानी सवाल से खाली हो तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और उसके बाद आप डूअर को यहाँ पर ला देंगे। अगर आपका जुमला नेगेटिव में तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड, उसके बाद आप डूअर को यहाँ पर ला देंगे। अगर आपका जुमला इंट्रोगेटिव में सवाल कर लिया गया तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद आप जो है दीगर डूअर को आप यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आपका जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला इंट्रोगेटिव है, सवाल किया गया उसमें नफी भी है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप दीगर वर्ड्स को ऐड करेंगे। अगर आपका डूअर है तो आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका हेल्पिंग असल में इज आर एम बीइंग है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, इसलिए हमने यहाँ पर देख दिया वही फार्मूला लागू किया कि पहले हिस्से के बाद हमने नॉट को इस्तेमाल किया और बाकी हिस्से को बाद में लिखा। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले वाले हिस्से को सिर्फ इज आर एम को क्वेश्चन के साथ लिखा, बाकी को हमने वर्ब के पहले लिखा। यहाँ पर भी वही चीज हमने फॉलो किया है, तो इस चीज में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो सारी बातें हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के। आगे हमने पढ़ा सबक नंबर 35 जो कि था पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, और उसके पैसिव वॉइस को हमने तफसील से पढ़ाया। मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों का आ जाता है जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आए, तो उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि आम खाया जा रहा था, मेरी गाड़ी नहीं बेची जा रही थी, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं माजी में कोई काम हो रहा था उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में? पास्ट कंटिन्यूअस की कुल 4 किस्में। पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये माने के एतबार से है किस्में या स्ट्रक्चर के एतबार से है। अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब है was being एंड were being। was being का इस्तेमाल ये सिंगुलर के साथ है, और आई के साथ भी आप was इस्तेमाल करेंगे, और were being का इस्तेमाल ये प्लूरल के साथ है। इसी तरह से you सिंगुलर के साथ आप were ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आपके सामने उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं मानी के एतबार से, इन स्ट्रक्चर के एतबार से। अगर उसमें सवाल नहीं और नफी नहीं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके वाज या वर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद आप डूअर ला सकते हैं, या आप यहाँ पर भी पहले भी ला सकते हैं। अगर उसमें नफी पाई जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें सवाल कर लिया गया हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यानी सवाल भी कर लिया गया उसमें नफी भी हो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें। तो ये सारी बातें किसके बारे में है? पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के। चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता, इसलिए हमने लेसन नंबर 36 में डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, इसके पैसिव वॉइस को पढ़ा। और मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों को आ जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो। खास करके इन तरह के जुमलों में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह, और साथ साथ जो है कर लिया है, खा लाया है, खा लिया वगैरह। तो इसमें गोया कि काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जाती है। जैसे कि आप कहेंगे मैंने खाना खा लिया है, ज़ैद कई बार ये किताब पढ़ चुका है, हम 2 बार उम्रा कर चुके हैं, हुमैरा ने कपड़े धुल लिए हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं माजी करीब में, यानी बहुत पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले अपने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, और तो उस वक्त बेहतर है कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताएं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल होता है माजी में, यानी बहुत पहले आपने काम किया था, अपने पास्ट में कोई काम किया था लेकिन उसमें वक्त नहीं है, उस काम को भी बतलाने के लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अब आपने माजी में पास्ट में कोई काम शुरू किया था और वो अभी भी चल रहा है, तो उसको भी बतलाने के लिए हम कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की कितनी किस्में हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की 4 किस्में। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 किस्में हैं मानी या खाके के एतबार से। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन या हैज बीन। हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा। साथ ही साथ आई जो कि सिंगुलर होता है, इसी तरह से यू जो कि सिंगुलर होता है, उसके साथ भी आप हैव बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर उसमें सवाल या नफी नहीं है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप डूअर को ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें नफी पाई है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स, और आप डूअर को ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें सवाल भी किया गया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स, और आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला उसमें सवाल भी हो और नफी भी हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप दीगर वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अगर आपका जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो तो आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्टली हेल्पिंग से शुरू करेंगे। और लफ्ज़ क्या से शुरू होने का मतलब ये है कि लफ्ज़ क्या शुरू में आए, जैसे कि क्या तुम बीमार हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है क्या तुम लोग खाना खा रहे हो, क्या तुम जो है खाना खा चुके हो, तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या शुरू में आ रहा है, तो इस सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज, हैव, कभी विल आएगा, कभी वाज आएगा, कभी इज आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारा लफ्ज़ क्या बीच में आए, शुरू में ना आए, तो उस वक्त हम जो है क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर व्हाट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब लफ्ज़ क्या शुरू में आ जाए तो उस वक्त हम नहीं लिखेंगे व्हाट। तो ये सारी बातें प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। आगे हमने पढ़ा अपना लेसन नंबर 37 जो कि था पास्ट परफेक्ट के बारे में, और इस सबक में हमने इसके पैसिव वॉइस को तफसील के साथ पढ़ा, और मैंने बताया पास्ट परफेक्ट किन जुमलों कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट उन जुमलों कहा जाता है जिनमें ज़माने माजी में किसी काम के पूरा होने से मुतल्लिक बात की जाए। खासतौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, कर लिया था, खा लिया था वगैरह, ठीक है। तो इसमें काम के पूरा होने के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप कहेंगे खाना खाया जा चुका था, एक किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी थी, क्या तुम्हारे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका था। तो जुमलों को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट का जुमला। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने माजी में किसी खास वक्त में आपने कोई काम किया था या कोई काम हुआ था उसको बतलाना चाह रहे हैं, तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट दोपहर 2 बजे ही पूरा किया जा चुका था, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड एट 2 PM, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल है किसका? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल है। अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी कुल 4 किस्में होंगी, पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये मानी के एतबार से है। अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, सिर्फ हैड बीन है, सबके साथ हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर उसमें सवाल या नफी नहीं है तो उसको अफर्मेटिव कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसमें आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप डूर को ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें नफी आ जाए तो उसको नेगेटिव कह देंगे,
तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में हम नॉट को ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें सवाल आ जाए तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, जैसे कि कोई आप सवाल कर लें तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, यानी जिसमें सवाल भी हो और नफी भी हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी बातें पास्ट परफेक्ट के बारे में है, वही घुमा फिरा के सारी बातें आ रही। स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया वही स्ट्रक्चर होगा, तो वही सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी कि एक बार जो है नजर सारी कर ले, एक बार दोहरा लें। आगे हमने पढ़ा अपना लेसन नंबर 38 जो कि फ्यूचर परफेक्ट के बारे में है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट को हमने इसमें तफसील के साथ पैसिव वॉइस को पढ़ा है, और मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों का आ जाता है जिनमें ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो। खास तौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी। ठीक है, अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल है खाना खाया जा चुका होगा, किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी होगी, क्या मेरे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम के पूरा होने से मुतालिक बातचीत की जा रही है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने मुस्तकबिल में किसी खास वक्त में कोई काम पूरा हो जाएगा, ये माना बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुल 4 किस्में होंगी: परफेक्ट, अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, इसी तरह से शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन का इस्तेमाल सबके साथ है, और शैल हैव बीन का इस्तेमाल ये आई और वी के साथ खास है, लेकिन आज के वक्त में इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है। इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो अगर उसमें सवाल या नफी नहीं है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर उसमें नफी आ जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आप सिर्फ विल कहेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो बकिया हिस्सा है हैव बीन उसको लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट में सवाल कर लिया जाए तो उसको इंटरोगेटिव कह देंगे। सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स, और यहाँ पर आप बाय के साथ डूअर को भी ला सकते हैं। अगर उसमें सवाल कर लिया गया उसमें नफी भी हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप डूअर को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में? ये सारी की सारी बातें थी पैसिव वॉइस के बारे में। तो इसी तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस का भी हिस्सा खत्म हुआ। गोया कि जो हमारा कोर्स का अहम इस ग्रामर से मुतालिक अहम हिस्से थे वो खत्म हुए यहीं पर। आप सबको मुबारक हो। अब आगे से हम क्या करेंगे? अब आगे से हम तर्जुमा करेंगे। ठीक है, आगे सिर्फ हम तर्जुमा करेंगे उन लेसन्स का, उन कहानियों का जिनकी हमने रीडिंग कर रखी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अभी हम सिर्फ रीडिंग करेंगे और आखिर में जा करके हम उनका तर्जुमा करेंगे, ताकि हमें तर्जुमा को समझने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, सारी बातें हमें समझ में आए। क्योंकि अगर हम बुनियादी चीज़ ही नहीं जानेंगे, बुनियादी ग्रामर ही नहीं जानेंगे, तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी अंग्रेजी इबारत का समझना। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले पढ़ा दिया जाए, उसके बाद जो है तर्जुमा कराया जाए। तो कल से हमारा एक तरह से नया कोर्स मान के चलें, एक शुरू हो रहा है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा करेंगे उन लेसन्स का जिनको हमने पढ़ लिया है। और ये कुल 30 लेसन्स हैं। 2 लेसन्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं ताकि पूरे 30 हो जाए, और इसको हमने नाम दिया है 30 अखलाकी कहानियों का तर्जुमा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कल से हम उन कहानियों का तर्जुमा करेंगे। मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाऊंगा, उनके मानी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, सारी बातें इंशाल्लाह मैं तफसील से उसमें बताऊंगा। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से पढ़ के आए, पहले से तर्जुमा करके आए। ठीक है, तो जो भी आपको कहानी का तर्जुमा देखना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं मुझसे, या जिस कहानी को हम पढ़ेंगे, आपके लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि आप उसको पहले से पढ़ के आएँ, तभी आपको फ़ायदा होगा। एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। एक टीचर आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता है, टीचर बस आपको रास्ता दिखाता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग पहले से ही इनका तर्जुमा करके आएंगे और अल्फाज मानी लिख के आएंगे, फिर मेरे साथ अब उसको आप दोहराएंगे और इंशाल्लाह फिर आप
देखेंगे कि कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। लेकिन अगर आप बिना पढ़े आगे ऐसे ही मुँह उठा के आगे चले ठीक है देख लेते हैं क्या तर्जुमा किया जा रहा है, तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग पाबंदी के साथ तर्जुमा खुद करके आएँगे, उसके बाद आप उसको हमारे साथ मैच करेंगे। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह कल से हम एक तरह का नया कोर्स शुरू करेंगे, जो कि 30 अखलाकी कहानियों पर मुश्तमिल है और इसमें हम इंशाअल्लाह अंग्रेज़ी इबारत का तर्जुमा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।